Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, my name is Sianshu Mittal and in this video we will be covering the important and tricky questions of the chapter Retirement of a Partner. तो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में जितने भी मेरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व कर सकूँ सो दैट इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो ईजी क्वेश्चंस तो और ज़्यादा ईजी हो जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइस, सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 1/2, 3/10, 1/5. अब देखो गाइस, सबसे पहली बात, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट इंटू 1/2, 3/10, 1/5. अब सबसे पहली चीज़ जो हमें ये करनी पड़ेगी गाइस, अब यहाँ रेशो 1:3:1 नहीं है. बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 1:3:1 लिख देते हैं. दिस इज़ नॉट द रेशो. हमें हमेशा रेशो निकालने के लिए डिनोमिनेटर कॉमन रखना पड़ता है. तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम नंबर है डिनोमिनेटर में 10, तो 2 × 5 10, तो 10, तो 5 × 10 is 2, 3:10 is 2, 5 × 2 ऊपर 2, तो दैट मीन्स 2:10. तो मैंने कैसे किया यहाँ पे 1/5 × 2 × 2 दैट इज़ 2:10. इस तरह से मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी और रेशो मेरी यहाँ पे आएगी 5:3:2. ठीक है, ध्यान रखना है, छोटा सा बात है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे इसमें क्या दिया हुआ है, बी रिटायर्ड, क्या बी रिटायर हो गया, बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 2:1. बी रिटायर हो गया और बी का शेयर ए और सी ने लिया किसमें, 2:1 में. ओके, देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, देन हमने डी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, हाफ ऑफ विच इज़ गिवन बाय ए एंड रिमेनिंग वॉज शेयर बिटवीन ए एंड सी. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं जब हमने बी को रिटायर कर लिया. तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बीज रिटायरमेंट, तो बी का शेयर ए और सी को कैसे मिला, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1. तो देयरफॉर बी शेयर, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मेरा फॉन्ट बड़ा हो गया, मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दूं, 18. सो बी शेयर, बी का हमारा शेयर है 3/10. बी शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1. दैट मीन्स ए ने कितना लिया, 3/10 का 2:1, दैट मीन्स 2/3 ए ने ले लिया, और सी ने कितना लिया होगा, 3/10 का इंटू 1/3. तो बी का जो शेयर था, इट इज़ टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1. तो बी के शेयर का 2:1 ए और सी ने ले लिया, तो 6/30 ए ने ले लिया और 3/30 बी ने ले लिया. मैं अभी कुछ भी काटापीटी नहीं करूँगा, तो 1/5 हो गया ये या 1/10, कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया. सो देयरफॉर एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हुआ, ए का पहले शेयर था 5/10 प्लस इसको मिल गया बी के शेयर से 6/30. सो एलसीएम में कॉमन करूँगा 30, 10 × 3, सो 15 + 6 दैट मीन्स 21/30 हो गया ए का शेयर, न्यू शेयर. और बीज न्यू शेयर, बी का बोल दिया मैंने, सीज न्यू शेयर, सी का पहले शेयर था 2/10 प्लस इसको मिल गया बी के शेयर में से 3/30. सो एलसीएम अगेन 30, तो 10 × 3, 3 × 6, 6 + 3 is equal to 9/30. So therefore new ratio between A and C is 21:9 और ये 3 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स 7:3. तो 7:3 आ गई मेरी न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी. ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल पार्ट है अभी ये. अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट इज, इसके बाद हमने डी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर. सो thereafter D is admitted for 1/4 share. D is admitted for 1/4 share. और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच इज गिवन बाय ए, मतलब 1/4 का हाफ. ध्यान से सुनना गाइस, 1/4 का हाफ, तो ए ने कितना दिया है, इस 1/4 का हाफ, दैट मीन्स ए ने कितना दिया, 1/8. एंड द रिमेनिंग शेयर, अब 1/4 का हाफ होता है 1/8,
तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया 1/8, 1/4 का हाफ होता है 1/8, तो रिमेनिंग शेयर भी रह गया 1/8. रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, मतलब जो रिमेनिंग शेयर था वो भी आधा आधा ए और सी ने दिया. सो ए ने दोबारा से कितना दिया होगा 1/8 का हाफ, दैट मीन्स 1/16 ए ने दिया और 1/16 सी ने दिया, 1/16 सी ने दिया. तो क्या बोला गया यहाँ पे गाइस कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है जितना उसको शेयर मिल रहा है उसका आधा ए ने दिया और रिमेनिंग जो है वो भी आधा आधा ए और सी ने दिया. दैट मीन्स ए ने टोटल कितना दिया होगा 1/8 एंड 1/16. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या गाइस, तो देयरफॉर हमारा ए का पुराना शेयर कितना था, तो ए इज ओल्ड, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए, एक काम करते हैं सीधा हम लिखते हैं रिमेनिंग शेयर ऑफ ए. ए का शेयर पहले था कितना गाइस, ए का शेयर था 7/10 माइनस, ध्यान से सुना, ए का शेयर था 7/10 माइनस, एक तो इसने 1/8 दे दिया डी को और एक इसने 1/16 भी डी को दिया है. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं टोटल एलसीएम अभी 160 कर लेता हूँ. ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, 160. तो 10 इंटू 16, तो 16 इंटू 7, तो 16 इंटू 7 इज़ 112 प्लस 820, तो ये -20 माइनस 16 10, तो -10. सो 112 -20 -16 -10, सॉरी 112 -20 -10, ये मेरा हो जाता है 112 -30 विच इज़ 82. सो 82 अपॉन 160, ये तो रह गया शेयर ए का. सो रिमेनिंग शेयर ऑफ बी, सॉरी सी का कितना शेयर रह गया, सी का पहले शेयर था 3/10, उसने कितना दे दिया, सी ने सिर्फ दिया 1/16, सी ने सिर्फ दिया 1/16. सो एलसीएम 160, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 160 10, दैट मीन्स 38 अपॉन 160. सो देयरफॉर new ratio between A, C and D will be 82 upon 160. C की है 38 upon 160 और D का शेयर तो हमें पता है 1/4. अब एलसीएम मुझे 160 कॉमन कर लेता हूँ मैं. एक काम करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 41 80 19 80. सो एलसीएम मुझे 80 करना है, तो 4 इंटू 2 80, दैट मीन्स इंटू 20. सो न्यू रेशो विल बी 41:19:20. सो दिस इज़ माई न्यू रेशो आफ्टर डीज एडमिशन. तो 82/160 2 से डिवाइड किया, 41/80, 19/80 एंड 1/4. तो 80 एलसीएम करने के लिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों को 20 से. सो 4 इंटू 20 80 और ऊपर आ गया मेरा 20. सो 41:19:20, दैट इज़ माई फाइनल आंसर. सो दिस इज़ माई न्यू रेशो 41:19:20. सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो अच्छे से समझना. ये क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो जो भी न्यू रेशो निकालना के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टाइप के उल्टी सीधे क्वेश्चन, वो तुम बहुत ही ईजिली कर लोगे. ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत सारे बच्चों को शायद ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चन में. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आकाश, योगेश एंड भवेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1. सो आकाश इज टू योगेश इज टू भवेश शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1. योगेश रिटायर, मेरी आदत है जो भी रिटायर हो जाता है मैं उसको सर्कल कर लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे. योगेश रिटायर एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भवेश इज़ 4:5. अब गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भवेश इज़ 4:5. इसका मतलब क्या है गाइस, इसका सिंपल सा मतलब है कि योगेश का जो शेयर है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आकाश एंड भवेश इन दिस रेशो 4:5. तो जो ये योगेश का शेयर है दैट इज़ 3/8, ये आकाश और भवेश में 4:5 बट गया, तो आकाश को कितना मिला होगा
3/8 इंटू 4/9, 5 तो 3/8 इंटू 4/9, सो 3/8 इंटू 4/9, तो सीधा सीधा 4 3 12 डिवाइड बाई 9 8 72. सो दैट मीन्स योगेश का शेयर आकाश को मिला होगा 12/72. भवेश को कितना मिला होगा? योगेश का शेयर 3/8 इंटू 5/9, दैट मीन्स 15/72. सो देयरफॉर आकाश न्यू शेयर, आकाश का न्यू शेयर कितना होगा? पहले था आकाश का शेयर 4/8 प्लस 12/72, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 72. सो 9 4 36 प्लस 12, दैट मीन्स 48/72. और भवेश न्यू शेयर विल बी, पहले भवेश का शेयर था 1/8 प्लस इसको मिला 15/72. सो एलसीएम 72, 9, so 9 plus 15, that means 24/72. So therefore आकाश इज टू भवेश, उनका न्यू रेशो है 48:24. और अगर मैं इसको कट करूं तो सीधा सीधा मेरा आता है 2:1. सो आकाश और भवेश का न्यू रेशो क्या आ रहा है मेरा? 2:1. तो सिंपल सा पॉइंट जिस क्वेश्चन में था, बहुत ही ईजी था, बट पॉइंट क्या था कि जब भी क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशो गिवन हो, इट मीन्स जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर किस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशो. ठीक है, चलो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज Aksa, Irfan and Zoya are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:1. Irfan retired on 1st April 2020. So this is your question number 3. AIZ, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, AIZ are partners sharing profit in the ratio 4:3:1. इरफान रिटायर हो गया on 1st April 2020. ठीक है. गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू आक्सा एंड जोया फॉर 60,000, मतलब उसने अपना प्रॉफिट का शेयर आक्सा एंड जोया को 60,000 में दिया. इसका मतलब क्या है गाइस? याद रखना, शेयर इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स शेयर इन गुडविल. शेयर इन प्रॉफिट इनडायरेक्टली मीन्स शेयर इन गुडविल. प्रॉफिट में शेयर देना मतलब अगर मैं शेयर में अपना इतना शेयर, जो प्रॉफिट है मेरे, अपने प्रॉफिट के लिए मैं इतना अमाउंट ले रहा हूँ, अपने प्रॉफिट देने के लिए मैं इतना अमाउंट ले रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम गेटिंग दी गुडविल. सो टू थिंग्स, शेयर इन कैपिटल या शेयर इन एसेट. देखो, शेयर इन एसेट इज कॉल्ड कैपिटल. के फर्म में जितने भी मेरे एसेट्स लगे हुए थे उसके अगेंस्ट अगर मैं कुछ अमाउंट लेता हूँ रिटायरमेंट के टाइम पे, दैट इज माय कैपिटल. और जितना मेरी वजह से फर्म का प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का शेयर मैं लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड शेयर इन गुडविल. सो दैट मीन्स गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू आक्सा एंड जोया फॉर 60,000. इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल शेयर ऑफ इरफान. तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ इरफान इज 60,000. 60,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल. 35,000 बीट पेड बाय आक्सा, कि 60,000 जो है इसमें से 35,000 किसने पे किया? आक्सा ने. एंड रिमेनिंग 25,000 किसने पे किया? उसको जोया ने. सो आक्सा ने और ये किया जोया ने. ठीक है गाइस, अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इस चीज़ की जर्नल एंट्री क्या होगी. हालांकि हमसे इसमें पूछी भी गई है इनफैक्ट, बट अगर मैं तुमसे जर्नल एंट्री पूछूँ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सो जर्नल एंट्री विल बी सिंपल. अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना गाइस, दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स अपना जो गुडविल का शेयर है वो उसको दे रहे हैं. जो इरफान का जो प्रॉफिट था, दैट मीन्स गुडविल का शेयर था, वो ए और जेड उसको दे रहे हैं. दैट मीन्स ए और जेड प्रॉफिट गेन कर रहे हैं. गेनिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देता है. यही रूल होता है ना कि गेनिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देता है. तो अगर आक्सा एंड जोया इरफान को गुडविल का शेयर दे रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गेनिंग. सो एंट्री विल बी आक्सा कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इरफान कैपिटल अकाउंट 35,000
25,000 एंड 60,000। ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। हालांकि अभी नहीं करनी मैं एंट्री, बट मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंट्री। अब आगे इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ध्यान से सुनना गाइस, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 को इरफान रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद के हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो रिटायरमेंट के बाद के अगर प्रॉफिट दिए हुए हैं, दैट मीन्स ये तो हमारी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रिटायरमेंट के बाद जो भी कुछ होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो, तो रिटायरमेंट के बाद के प्रॉफिट हमारे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। अब यहाँ पे हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। कैसे? तुम सिंपली ये नहीं बोलोगे इरफान रिटायर हो गया, हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आक्सा एंड जोया की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी 4:1। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है क्या, कि जो इरफान रिटायर हुआ है आक्सा ने इतना दिया, जोया ने इतना दिया है। हम क्या करेंगे, हम इसकी रेशो निकाल लेंगे 35:25, और वी कैन से 7:5। तो 7:5 इज द गेनिंग रेशो। सो दैट मीन्स आक्सा एंड जोया की जो गेनिंग रेशो है दैट इज 7:5। आक्सा एंड जोया ने की जो गेनिंग रेशो है दैट इज 7:5। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था कि जब गेनिंग रेशो में दिए होते तो हम क्या करते हैं। सो यहाँ पे इरफान का शेयर था 3/8, ये आक्सा ने ले लिया 3/8 इंटू 7/12, और जोया ने ले लिया 3/8 इंटू 5/12। सो दैट मीन्स 21/96, 15/96। सो देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ आक्सा विल बी, उसका ओल्ड शेयर 4/8 प्लस जितना इरफान का शेयर मिल गया 21/96। तो ये हो गया 96, तो 12 4 ज़ा 48 प्लस 21 दैट मीन्स 69/96। और न्यू शेयर ऑफ जोया विल बी 1/8 प्लस उसको मिल गया कितना 15/96। सो एलसीएम 96, 12 प्लस 15 दैट मीन्स 27/96। देयरफॉर आक्सा एंड जोया की न्यू रेशो है 69:27। ये 3 से डिवाइड होता है, so that means 23:9। So 23:9 is their new profit sharing ratio। कितने आए 23:9? सिंपल क्वेश्चन है गाइस, अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो अब ये आ गई हमारी न्यू रेशो। अब जो हमारा प्रॉफिट है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पहली मेरी एंट्री गुडविल की थी, ये न्यू प्रॉफिट मेरा कितना है, प्रॉफिट इज 32,000। तो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है, दैट मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। सो देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट ट्रांसफर होता है ना, फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आक्सा's कैपिटल अकाउंट टू Zoya capital account. Profit was 32,000. It will be distributed in 23:9। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, तो 32 23 देखो सीधा सीधा आता है, तो 23,000 अपॉन और ये 9,000। सो दिस विल बी माई सेकेंड एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री होगी मेरी गुडविल वाली और सेकेंड एंट्री होगी ये। तुम कहोगे सर इसको करने का फ़ायदा क्या है? ये हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें न्यू रेशो निकालनी थी, न्यू रेशो निकाल के एंट्री होनी थी। तो गाइस एग्जाम में तुम कैसे करोगे, एग्जाम में तुम ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, तुम अभी एंट्री यहाँ गुडविल की नहीं करोगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि हमें न्यू रेशो भी निकालनी है यहाँ पे। तो न्यू रेशो निकालने के बाद तुम दोनों एंट्रीज करोगे जर्नल के फॉर्मेट के साथ। तो पहली एंट्री हो जाएगी ये, दूसरी एंट्री हो जाएगी ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फ़र्क क्या था हमारा, सेम यही चीज़ कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि जो इरफान जा रहा है तो उसको किस तरह से शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है जो रिमेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं, दैट इज़ इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हमें पता चल गई, दैट इज़ 7:5। बस हमने सिंपल क्वेश्चन कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो 1 2 3 बार ज़रूर देखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट अच्छे से समझ लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 1 और 2 मार्कर्स में एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। सो बात है गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। देखो गाइस सबसे बड़ी बात, जब भी तुम्हारे को कोई भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो तुम्हें कभी भी ध्यान रखना, कभी भी
क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना नहीं शुरू करना, हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ना कि तुम्हें करना क्या है। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ के बस उनको क्वेश्चन दिखता है, चलो भाई फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनानी शुरू कर देते हैं, जल्दी बड़ी होती है। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में करना क्या है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब ऐसे केसेस में जर्नल एंट्री बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि पहले जर्नल एंट्री बोला गया तो मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ और बाद में रीवैल्यूएशन पहले कर दूंगा। मतलब करना रीवैल्यूएशन पहले ही है, करना रीवैल्यूएशन पहले ही है, लेकिन एंट्रीज का फॉर्मेट पहले बना के बाद में रीवैल्यूएशन। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन डू द रीवैल्यूएशन अकाउंट बिफोर एज वेल। ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, इसमें ये नहीं बोला हुआ कि फर्स्ट हमें जर्नल एंट्री करनी है बाद में रीवैल्यूएशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटर ये रहता है कि सबसे पहले हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट इज काइंड ऑफ सेम जैसा भी हमने चेंज इन रेशियो या एडमिशन में कराया। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हमें नहीं है, पता है सारी चीज़ें, बहुत इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए गाइज, अभी हमें ध्यान से सुनना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें अभी यहाँ से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं पढ़ेंगे। हम हर एडजस्टमेंट देखेंगे और हर एडजस्टमेंट में देखेंगे कि हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता और इन्वेस्टमेंट का ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू कुछ ऐसा गिवन होता तब हमें, और यहाँ पे IFR गिवन होता तब शायद हम एडजस्टमेंट बोल सकते थे। बट अभी के लिए जब मैंने देखा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल मैंने यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू कर दी। अब an amount of 1100 including in the sundry debtors to be written off as no longer receivable। 1100 के हमारे क्या हो गए यहाँ पे, बैड डेट्स। 1100 के क्या हो गए हमारे, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स की गाइस हम एंट्री बाद में करेंगे, पहले तो हमें रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ मेरा लॉस कितना होगा, ध्यान से सुनना। सो टू बैड डेट्स भी लिख सकते हैं या तो डेटर्स भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। यू कैन राइट बैड डेट्स और टू राइट डेटर्स। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेटर्स, ब्रैकेट में बैड डेट। अब बैड डेट, मेरे बैड डेट हुए हैं 1100 के, कितने, 1100 माइनस ऑलरेडी मैंने प्रोविजन कितना बनाया हुआ है, 800 का। तो 800 का मैंने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है, बैड डेट हुआ 1100, दैट मीन्स नुकसान जो मेरा हुआ है नेट वो हुआ है 300 का, क्योंकि पहले से ही मैंने 800 का प्रोविजन बनाया हुआ था कि इतने बैड डेट्स मेरे हो सकते हैं, एक्चुअली हुए 1100। तो बाद में क्या एडजस्टमेंट है उसके अभी कुछ नहीं बात कर रहे, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना मेरा नुकसान हो गया, ये एडजस्टमेंट होगी। सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट एन एग्जिस्टिंग रेट। मेरे को जो प्रोविजन बनाना है वो उसी रेट पे बनाना है जो मेरा अभी का रेट चल रहा है। सो करंट रेट मेरा यहाँ पे क्या होगा, सो करंट रेट ऑफ प्रोविजन विल बी सिंपल 800 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, अगर कुछ भी परसेंटेज गिवन होता तो मैं इसको x परसेंटेज लेके करूँगा तो यही मेरा फॉर्मूला आएगा। सो 800 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100, सो दिस इज 800 डिवाइड बाय 16,000 इंटू 100, सो दैट इज 5%। तो 5% मेरा है प्रोविजन का रेट, 5% क्या है मेरा प्रोविजन का रेट। अब गाइस इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। अब मेरे रिमेनिंग डेटर्स कितने रह गए हैं, रिमेनिंग डेटर्स मेरे कितने रह गए, पहले मेरे डेटर्स थे 16,000, ठीक है। 16,000 में से कंफर्म हो गया कि 1100 के मेरे बैड डेट्स हो गए हैं, तो 1100 के मेरे बैड डेट हो गए। तो 16,000 माइनस 1100 इट इज 14,900। तो 14,900 के क्या हो गए मेरे रिमेनिंग डेटर्स। अब रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर मुझे प्रोविजन कितना बनाना है, 5%। सो देयरफॉर न्यू प्रोविजन जो मुझे बनाना है इट इज 14,900 इंटू 5%, ये मेरा आता है 745। तो 745 का मेरे को क्या बनाना है, नया प्रोविजन। पुराना जो प्रोविजन था वो सारा बैड डेट्स में यूज हो गया, ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं बचा। सो नया प्रोविजन मतलब नया लॉस, दैट मीन्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
745 का मेरा नया प्रोविजन बन जाएगा, इट्स गोइंग टू बी माय न्यू लॉस। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 2055, मतलब 2055 का लॉस हो गया, सो टू स्टॉक 2055। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिटर्न अप बाय 11,000 से वैल्यू बढ़ानी है, सो दैट मीन्स बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,000, an amount of 700 including in the creditors return back as no longer payable। हमारे कुछ क्रेडिटर्स थे 700 के जो हमें अब पे नहीं करने, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो बाय क्रेडिटर्स 700, ये भी हो गया। अ प्रोविजन फॉर 600 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। अब हमें नया प्रोविजन बनाना है, कोई आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, दैट मीन्स दिस इज माई न्यू लायबिलिटी, ये कोई नई लायबिलिटी बनने वाली है। सो दैट मीन्स टू, सीधा बोल देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 600, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 600, ये हो गया। लास्ट, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप। अब ये गाइस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मेरा एक पुराना कंप्यूटर था जो बुक में नहीं था, मैंने उसको एक सेकेंड गाइस, सॉरी, मैंने उसको सेल कर दिया कितने का? आई सोल्ड इट फॉर 2000। अब 2000 का मैंने अगर फर्नीचर सेल कर दिया, सॉरी कंप्यूटर सेल कर दिया, पहली बात तो मेरा फ़ायदा हुआ है क्योंकि बुक में था ही नहीं। तो अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर्स और वो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिख सकते हैं। नहीं, ये मैंने सेल कर दिया, दैट मीन्स मुझे कैश आया है, तो आई विल राइट बाय बैंक, ब्रैकेट में आई कैन राइट कंप्यूटर, कि कंप्यूटर सेल करके मुझे पैसे आए हैं कितने? 2000। और दूसरा इफेक्ट इस कंप्यूटर का क्या होगा जो सेल हुआ है, ये मेरा बैलेंस शीट में बैंक में अमाउंट ऐड हो जाएगा। याद रखना, ये अमाउंट मेरा बैलेंस शीट में बैंक में ऐड होगा, ये कोई नया एसेट नहीं बनेगा क्योंकि मेरा कैश सेल हुआ है और कैश मुझे आया है। एक सेकंड इफेक्ट इसका हमेशा याद रखना। पूरा हो गया, अब इसको क्लोज कर लेते हैं बस। तो चेक करते हैं। सो 11,000 प्लस 2,000 13, सो 13,700। ये साइड काफ़ी कम लग रही है, सो 13,700। सो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरा? 13,700 माइनस 300 माइनस 745 माइनस 2055 माइनस 600, तो पूरा 10,000 का मेरा होता है प्रॉफिट। 10,000 का मेरा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो पुनीत, जीवन एंड मनीष ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो पुनीत, जीवन, मनीष ओल्ड रेशियो 5:3:2। सो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स 5,000 मिलेगा पुनीत को, जीवन को मिलेगा 3,000 और मनीष को मिलेगा 2,000। ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, है ना? तो ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन। ये मेरा वर्किंग नोट है, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, चाहो इसको रख भी कर सकते हो। मैं कहूँगा इसको लिखे रहने दो, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज गाइस ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना हमारी जर्नल एंट्रीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के हमें क्या फ़ायदा हो गया कि जर्नल एंट्रीज में अब हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। सो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है गाइस, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो मेरी सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी, दैट विल बी, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स वाली। तो बैड डेट की मेरी जो एंट्री होती है, दैट इज बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1100, ये मेरी फर्स्ट एंट्री होगी। इसके बाद गाइस मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से अपनी सारी एंट्रीज कर लूँगा। तो यहाँ से पहली एंट्री क्या हो जाएगी? पहले बैड डेट्स वाली करिए तो इसी को छेड़ देते हैं। तो बैड डेट्स की सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स या टू डेटर्स या टू प्रोविजन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट, टू प्रोविजन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो बैड डेट मेरा है 300, प्रोविजन मेरा है 745, सो टोटल हो जाएगा 1045। तो मैंने ये वाली एंट्री कर ली और मैंने ये वाली एंट्री कर ली, ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने करी है यहाँ पे, मैं भूल ही गया था कि हमारा ओल्ड प्रोविजन भी है। तो इस वाला जो पार्ट है इसका गूगल पे या यूट्यूब पे अगर तुम सर्च करोगे बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय अंशुल मित्तल, यू विल फाइंड कि मैंने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के सारे सिचुएशंस की ईजीएस्ट वे जर्नल एंट्री कराई हुई है। वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं नेक्स्ट एंट्री कैसे कर रहा हूँ। तो सिंपल एंट्री मेरा ओल्ड प्रोविजन, दैट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, मेरा ओल्ड प्रोविजन कितना था 800, टू बैड डेट्स, बैड डेट्स मेरे कितने हुए हैं 1100 के, तो यहां मेरा आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300। सो एंट्री क्या होगी, पुराना प्रोविजन, दिस इज ओल्ड प्रोविजन, सो ओल्ड प्रोविजन है मेरा 800 का, बैड डेट्स हुए थे मेरे 1100 के, तो 300 मेरे रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया। सो दिस इज रीवैल्यूएशन का लॉस जो मैंने रीवैल्यूएशन में लेफ्ट में लिखा हुआ है 300, ठीक है। उसके बाद मेरी थर्ड एंट्री जो नया प्रोविजन है उसकी एंट्री कर लेते हैं। सो नया प्रोविजन कितना है मेरा 745, तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन 745, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 745। तो ये तो मेरी है बैड डेट्स की या डेटर्स की एंट्री जो मुझे अलग से करनी पड़ती है, याद रखना ये एंट्रीज मुझे अलग से करनी है। उसके बाद वाली जो एंट्रीज है वो मैं कंबाइन कर सकता हूँ कैसे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो कर लेता हूँ मैं साथ साथ। सो डी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या था हमारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड द अमाउंट वाज, मेरा अमाउंट कितना था 11,700 एंड 2000, 11,700 एंड 2000, एंड टोटल मेरा आ गया 13,700, ठीक है। अब ई मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ये सारा हो गया, इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, स्टॉक मेरा कितना था 2055 और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल मेरा था 600 का, तो 2655, तो 2655 की मेरी ये एंट्री होगी। लास्ट एंट्री मेरी होगी प्रॉफिट की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, याद रखना टू प्रॉफिट नहीं होता, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी टू जे टू एम, तो इट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लास्ट एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पुनीत टू जीवन टू मनीष in their profit sharing ratio, that is 5:3:2। सो प्रॉफिट मेरा था 10,000, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ 5,000, 3,000 एंड 2,000। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था, बट 2-3 पॉइंट से इस क्वेश्चन को कराने का मेरा पर्पस क्या था कि तुम्हें ये पता चल जाए कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बैड डेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो हमें कौन सी एडिशनल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, ये एडिशनल एंट्रीज हमें करनी पड़ती हैं, याद रखना। बाकी तो एंट्रीज हम रीवैल्यूएशन से कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। और कैसे करते थे, दीज अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन टू दीज अकाउंट एंड लास्ट में रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल जो भी प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सीधा मैंने यहाँ से एंट्रीज कर ली। ठीक है गाइस, इजी था क्वेश्चन। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस। ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमें करना क्या है वो पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नीताज लोन अकाउंट टिल फाइनली क्लोज। दैट मीन्स हमें यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी। ये ध्यान से, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं हमें रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट भी बनानी है। नहीं, हमें बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनानी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट अभी मैं बाद में बनाऊंगा। सो पीहू, गीता, नीता 3 पार्टनर्स हैं। लोन अकाउंट अभी मैं बाद में बनाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया। पहले मैं एक बार ये दोनों अकाउंट बना लूँ, क्योंकि लोन अकाउंट का इन दोनों अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। वो तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके बैलेंस को हम देखते हैं किस तरह से रीपे करना है। सो दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट, सो पर्टिकुलर पार्टनर कितने हमारे, पीहू, गीता, नीता। सो पीहू, गीता, नीता, पर्टिकुलर पीहू, गीता एंड नीता। सो गाइस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक काम करते हैं। अब हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो सबसे पहले तो जो मैं कैपिटल बैलेंस है ये लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो लेट मी चेंज द कलर। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 79,000, 70,000 एंड 61,000। अब उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% से कम करनी है, दैट मीन्स हमारा लॉस। सो टू लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी थी, 1,20,000, 10% से कम करनी है तो 12,000 का लॉस हो गया, ये हो गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 54,000। अब गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सो देखो हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। अब देखो पीहू, गीता, नीता, ओल्ड रेशो इज 3:2:1। क्वेश्चन में जब मैंने पढ़ा था गुडविल, प्रोविजन, क्रेडिटर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:4। देयरफॉर ये थी ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है, अब इसमें से नीता रिटायर हो रही है तो पीहू और गीता की जो हमारी न्यू रेशो है दैट इज़ 5:4। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेन निकालेंगे। सो पीहू का कितना गेन आएगा, मेरा सबका फॉर्मूला अलग होता है। मेरा एक फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। तो न्यू रेशो 5/9 माइनस ओल्ड रेशो 3/6। सो 54, 30, 27, तो 3/54 इसका गेन आ रहा है 3/54। और गीता का जो गेन आ रहा है दैट इज़ न्यू रेशो है 4/9 माइनस ओल्ड रेशो 2/6। सो LCM 54, 24 माइनस 18 दैट मीन्स 6/54। ये आ रहा है इन दोनों का गेन। ठीक है, ये आ रहा है इन दोनों का गेन। और नीता का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है, नीता का न्यू रेशो है 0 क्योंकि ये तो फर्म में है ही नहीं। अब ओल्ड रेशो है 1/6, सो माइनस 1/6। सो ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो ये जो मैं एंट्री करता हूँ ये एग्जैक्टली जो मेरी चेंज इन रेशो की वीडियोस तुमने देखी होगी बिल्कुल वैसी। तो सबका तरीका अलग अलग होता है। ये निकालने का जो तरीका है उसमें मैं कभी कमेंट नहीं करूँगा कि तुम ऐसे ही करो, किसी और तरीके से करो, नहीं, जैसा तुमको ठीक लगता है वैसे करो। मैं ऐसे करता हूँ। तो मेरी गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी,
सो गुडविल एंट्री विल बी, मैं छोटी सी कर रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट पीहू कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीता कैपिटल अकाउंट, एंड द रेशियो विल बी, हमारा गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है 54,000, तो पीयू का कितना आ जाएगा 54,000 इंटू जितना ही गेन कर रहा है 3/54। तो सिंपल मेरे यहाँ से क्या समझ आया मुझे, ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 54,000 इंटू 6/54,000, दैट मीन 6,000, और नीता आ जाएगा 9,000। सिंपल, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बाय पीहू कैपिटल बाय गीता कैपिटल, किसको मिल रहा है, नीता को। सो नीता को मिल रहा है 3,000 एंड 6,000, और दूसरा इफेक्ट टू नीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीहू गुडविल दे रही है 3,000 और गीता कैपिटल दे रही है 6,000, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा गुडविल का ट्रीटमेंट, इसका एंट्री भी होगी, सॉरी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड एट 10% ऑफ डेटर्स, कि मेरे को प्रोविजन 10% तक बनाना है। द एक्सेस प्रोविजन, ध्यान से, द एक्सेस प्रोविजन बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब ये बहुत ध्यान से पॉइंट देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है बट ईजी है। हमें प्रोविजन जो बनाना है दैट इज़ 10%, अभी कितना बना हुआ है 1300, तो 10% ऑफ 2500, दैट मीन्स जो मेरे को न्यू प्रोविजन बनाना है, सो न्यू प्रोविजन जो मेरे को बनाना है 10% ऑफ 25,000 इज 2500, इतना मुझे प्रोविजन बनाना है। ऑलरेडी जो मेरा प्रोविजन बना हुआ है 1300 का बना हुआ है, दैट मीन्स 1200 का मेरे को एडिशनल प्रोविजन बनाना है। 1200 का गाइस मेरे को एडिशनल प्रोविजन बनाना है, ध्यान से सुनना गाइस, 1200 का मेरे को एडिशनल प्रोविजन बनाना है। जनरल रिजर्व मेरे हैं 9,000 के। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी हमें प्रोविजन बनाना है वो हम जनरल रिजर्व से पैसे ले लेंगे, तो 9,000 में से 1200 का मेरा नया प्रोविजन बन गया। तो अभी प्रोविजन का मेरा रीवैल्यूएशन में कोई लॉस नहीं आएगा, क्यों, मैंने नुकसान नहीं माना, मैंने वो पैसे जनरल रिजर्व में से ले लिए, और जो भी बचा हुआ था दैट मीन 7,800 वो मेरा पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोबारा से मैंने क्या बोला, अगर मैं इसका वर्किंग नोट करके दिखाऊं, वर्किंग नोट, सो रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 25,000 इंटू 10%, सो 2,500 का प्रोविजन बनाना है। ऑलरेडी मेड 1,300 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, दैट मीन्स एडिशनल रिक्वायरमेंट प्रोविजन की कितनी है 1,200। सो देयरफॉर रिमेनिंग जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 9,000 का जनरल रिजर्व मेरा ऑलरेडी था, जिसमें से 1,200 का एडिशनल प्रोविजन मैंने यूज़ कर लिया, सो 7,800 मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रखना ये मेरा रीवैल्यूएशन लॉस में नहीं जाएगा, दिस इज़ नॉट अ लॉस। क्यों, क्योंकि मैंने जनरल रिजर्व से पैसे निकाल लिए, अपनी जेब से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा गाइस का इफेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 7,800 will be distributed among partners in old ratio, that is 3:2:1. So it will be 3,900, 2,600 और 1,300। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो 7,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो 3,900, 2,600, 1,300, ये मेरा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रोविजन मेरा रीवैल्यूएशन नहीं आएगा, क्योंकि लॉस अपनी पॉकेट से नहीं दिया, मैंने जनरल रिजर्व में से पैसे यूज़ कर लिए। नेक्स्ट, इसके बाद creditors of 3,000 were paid by Pihu for which she is not reimbursed। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, टिपिकल पॉइंट है और ट्रिकी पॉइंट है। क्या, क्रेडिटर हमारे 3,000 के पीहू ने पे करे, कोई बात नहीं, लेकिन पीहू को इसके लिए हमने रीइम्बर्स नहीं किया, मतलब ये खर्चा पीहू ने किया और हमने पीहू को कोई पैसा इसके लिए नहीं दिया। दैट मीन्स हमारा फ़ायदा हो गया कि हमने कुछ 3,000 के हमारे क्रेडिटर कम हो गए जो पार्टनर ने अपनी पॉकेट से पे करे, और हमने उसके अगेंस्ट पार्टनर को कुछ नहीं देना। सो दैट इज़ डायरेक्टली आर बेनिफिट,
सो बाय क्रेडिटर्स 3000 का मेरा हो जाएगा बेनिफिट, कि 3000 मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, पीहू को वापस ही नहीं करने, तो फर्म का तो कोई लॉस नहीं हुआ ना। फर्म के 3000 के क्रेडिटर्स कम हो गए, पार्टनर ने पे कर दिए और पार्टनर ने फर्म से पैसे मांगे नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो दिस। चलो वो तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया, इसे हमने न्यू रेशियो निकाली थी और गेनिंग रेशियो निकाली थी। नीता इज टू बी पेड 29,800 ऑन रिटायरमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये जो हमारी बात चलेगी ये आएगी नीताज लोन के लिए। तो पहले तो हम ये कंप्लीट करते हैं अपना, तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। सो 12,000 सो हमारा प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हमारा 9,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स पीहू, गीता, नीता इन ऑल रेशियो 3:2:1। सो ये हमारा आ जाएगा 4,500, 3,000 एंड 1,500। रीवैल्यूएशन लॉस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन लॉस 4,500, 3,000 और 1,500। ठीक है गाइस, सिंपल है। अभी तक मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया, बहुत सिंपल चल रहा है। अब इसके बाद गाइस मैं आगे क्या करूँगा, अब इसको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करूँगा। तो रिटायर कौन हो रहा है? नीता। तो मैं नीता को छोड़ के पहले तो मैं पीहू और गीता को क्लोज करता हूँ। सो टू बैलेंस, मतलब उनका अकाउंट क्लोज करता हूँ। टू बैलेंस कैरी डाउन 79 + 3 दिस इज 82900 minus 3000 minus 4,500, तो दिस इज 75400, दिस इज 82900। 7 + 2 72600, 72600 दैट मीन्स 63600, 9000 माइनस कर दिया। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो नीता का बैलेंस कितना आ रहा है, तो 61 + 970 71300, तो टोटल बैलेंस राइट साइड का आ रहा है 71300। तो 71300 माइनस 1,500 जो लॉस है, तो नेट जो मुझे, ध्यान से सुना गाइस, नेट जो मुझे नीता को पे करना है दैट इज 69800। कितना पे करना है मेरे को? 69800। दिस इज द नेट अमाउंट पेबल टू नीता। वो मेरा बैलेंस कैरी डाउन में नहीं आएगा क्योंकि वो रिटायर हो चुकी है। हमें बोला गया है नीता टू बी पेड 29,800 ऑन रिटायरमेंट, दैट मीन्स हमारा टू बैंक 29,800 तो हमने कैश पे कर दिया। टोटल अमाउंट मैंने बताया था 69,800, तो जब मैंने 69,800 में से 29,800 माइनस किया तो मेरा बैलेंस रह गया 30,000 which is to be transferred into loan account and the remaining to be transferred to loan account. So to नीताज लोन अकाउंट इतना अमाउंट चला गया हमारा लोन में। सिंपल सी बात है। इसमें जो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ, इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारा कैपिटल अकाउंट से। हमें सिर्फ ये देखना है कितना अमाउंट कैश पे करा, कितना आउटस्टैंडिंग है, तो इतना अमाउंट हमारा लोन अकाउंट में चला गया। ठीक है, सिंपल सी बात है गाइस। अब लोन रीपे कैसे करना है? सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द लोन, द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज द लोन विच इज 3,000 इज टू बी पेड इन 2 equal annual installments together with interest of 10% per annum on outstanding balance. The first installment is to be paid on 31st March 2016. वो रिटायर हुई है 1 अप्रैल 2015 को। तो अब मैं बनाऊंगा नीताज लोन अकाउंट। सिंपल से है भाई, नीताज लोन अकाउंट। ये ध्यान से देखना, सिंपल है लेकिन बहुत ध्यान से देखना क्योंकि डेट्स वगैरह में बच्चे गलती कर सकते हैं। यहाँ पे लेजर फोलियो तुम्हारे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यू कैन स्किप दैट पार्ट, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर तुम लेजर फोलियो नहीं बनाते। सो दिस इज डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहला गाइस, रिटायरमेंट वॉज ऑन 1 अप्रैल 2015, तो 1 अप्रैल 15 को सो बाय नीताज कैपिटल 30,000 नीताज कैपिटल से लोन में ट्रांसफ़र हुआ था। इतना तो हमने कैश दे दिया, तो लोन में कितना गया? 30,000। तो वो 30,000 लोन का अमाउंट हमारे यहाँ आ जाएगा। अब बुक्स क्लोज कब होती है? 31 मार्च 2016। उसी डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं। सो 31 मार्च 16। सो बाय इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट हमें कितना दिया हुआ है 10%, सो दिस इज 30,000 इंटू 10%, पूरे साल का इंटरेस्ट दैट इज 3,000। अब सेम डे 31 मार्च 16, क्योंकि हमने पेमेंट करी है, तो टू बैंक, क्वेश्चन में बोला गया जो भी टोटल लोन अमाउंट है वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। तो 30,000 का टोटल लोन था, डिवाइड बाय 2, तो 15,000 की EMI हो जाएगी पर ईयर, सॉरी ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो बैंक में हमने कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे किया 15,000, प्लस जो मेरा अभी तक का इंटरेस्ट था आउटस्टैंडिंग 3,000, तो मैंने 18,000 टोटल पे कर दिया। सेम डेट पे बुक्स क्लोज होती हैं, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, अब मैंने बैलेंस कैरी डाउन निकाला, सो 33,000 माइनस 18,000, ये आएगा 15,000 जो हमारी EMI पेंडिंग है। लॉजिक, 30 में से 15 हमने पे कर दिया, 15 रह गया, ये 3 हम ऑलरेडी इसके साथ EMI के जो इंस्टॉलमेंट है उसके साथ पे कर चुके हैं, तो बैलेंस 15,000। अब ये बैलेंस मेरा 1 अप्रैल 16 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 31 मार्च 17 को बाय इंटरेस्ट 15,000 इंटू 10%, 1500 का मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब अगेन 31 मार्च 17 को टू बैंक मैं पेमेंट करूँगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000 की, प्लस इंटरेस्ट 1500, सो दिस इज 16,500, और यहाँ मेरा लोन क्लोज 16,500। सिंपल क्वेश्चन था गाइस। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी बच्चे हंस रहे होंगे मुझ पे, या आई डिड अ मिस्टेक, इट्स नॉट 30,000, इट इज़ 40,000, ये बैलेंस 40,000 आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मैं जल्दी से इसको ठीक करता हूँ। लॉजिक सही था, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बट जो भी है गाइस, अगर मिस्टेक है तो मार्क्स तो पूरे कटेंगे। मैं जल्दी से इसको ठीक कर देता हूँ, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, मैं भी इंसान हूँ। तो 40,000 का टोटल था, तो 40,000 इंटू 10% इट इज़ 4,000, तो 44,000। तो 20,000 मेरी इंस्टॉलमेंट थी पहली, प्लस 4,000 का इंटरेस्ट, तो 24,000, ये बैलेंस रह जाएगा मेरा 20,000, 44,000, 20,000 ब्रॉट डाउन, 20,000 का 10% इट इज़ 2,000, सो 22,000, और टोटल पेमेंट कितनी होगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 की, प्लस 2,000 का मेरा इंटरेस्ट, सो 22,000। सॉरी गाइस, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, और यहाँ मेरा अकाउंट हो जाएगा क्लोज, एंड दिस इज़ माई कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन ट्रिकी होता है। हमें ट्रिक पार्ट अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये वाला, XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड or to be bought by continuing partner if minimum cash and bank balance of 3,000 was to be maintained. So guys, question में क्या है, X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2. So X, Y, Z 5:3:2. Y retired on 31st March 2021. Y retire हो गया। On that date, जिस डेट को Y retire हुआ है, कैपिटल ऑफ XYZ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट दिस, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है। सो देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट XYZ, सो क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इज 43200, 36600 और 11200, ये है उनकी क्लोजिंग कैपिटल। वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई को तो इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, तो वाई को तो इतना अमाउंट हमें पे करना है। आगे कैश एंड बैंक बैलेंसेस वर 4,000 है हमारे कैश एंड बैंक बैलेंसेस। वाई इज टू बी पेड थ्रू कैश bought by X and Z in such a manner that their capital are proportionate to their new profit sharing ratio which is 3:2. So 3:2 हमें न्यू रेशियो दी हुई है,
तो न्यू रेशो एक्स और जेड की दी हुई है 3:2. Calculate the amount of cash to be paid or bought by the continuing partners if a minimum cash balance of 3,000 were to be maintained. अब गाइज यहाँ पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला तुम हमेशा याद कर लेना रिटायरमेंट के ऐसे क्वेश्चंस में. जब भी ध्यान से, जब भी रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए ये पार्टनर्स कुछ कैश लेके आते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए ये कुछ कैश लेके आते हैं, प्लस कुछ कैश का बैलेंस भी मेंटेन करना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा. सो यहां पे हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या आएगी हमारी, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. क्या बोला मैंने, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर. क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस बैंक बैलेंस माइनस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड. ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना. दिस इज क्रक्स ऑफ रिटायरमेंट. रिटायरमेंट चैप्टर जो है उसका क्रक्स फॉर्मूला है ये. ध्यान से, दिस इज नॉट डिफिकल्ट बट ये क्रक्स है. ये फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, दिस स्टेट्स कि हमें जो नई फर्म की टोटल कैपिटल होगी वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी पार्टनर रिमेनिंग है उनकी क्लोजिंग कैपिटल प्लस अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर की, जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो, माइनस हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है और उसमें से कितना हमें रखना है, यूज़ नहीं करना. रिमेनिंग ही हम यूज़ कर सकते हैं. क्या, दोबारा से, पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल प्लस जितना रिटायरिंग पार्टनर को देना है माइनस जितना हमारा बैंक बैलेंस है माइनस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड. इससे हमारा आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विच विल बी डिवाइडेड इन न्यू रेशो, जहाँ से हमें इनकी नई कैपिटल पता चल जाएगी. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में इसका आंसर हमारा कैसे आएगा गाइस. सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन दिस केस विल बी, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा इतना आता है, हमेशा यही वैल्यू आती है, तो आप ये भी कह सकते थे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, है ना. रीज़न क्या है गाइस, मैं कहने को कह सकता था बट बहुत रेयर सिचुएशन है. अगर तुम्हें बोला गया है कि जितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आ रहा है इसमें से सिर्फ 30,000 पे करना है, 6600 अभी भी लोन में रखना है, ये अभी हम नहीं पे कर रहे, तो जितना पे करना है पार्टनर्स उतना लेके आ रहे हैं. अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा 36,600, जबकि पे हमें कितना करना है 30,000. तो जितना रिटायरिंग पार्टनर को पे करना होता है उतना ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं कैपिटल के अंदर पुराने पार्टनर्स की. और जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि अगर गलती से आ जाए तो लॉजिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए. ठीक है. So total capital of new firm will be closing capital of remaining partners 43200 plus 11200 plus amount to be paid to retiring partner. अब यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ, यहाँ सिंपल बोला हुआ है कि y is to be paid through cash, मतलब सारा अमाउंट, नथिंग इज मेंशन, तो 36600 माइनस बैंक बैलेंस, बैंक में हमारे पास बैलेंस कितना था 4000 माइनस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड. क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनिमम हमें 3000 रखना ही रखना है. दैट मीन्स हम सिर्फ 1000 ही यूज़ कर सकते हैं देने के लिए, रिमेनिंग पार्टनर्स को लाना पड़ेगा. तो 36,600 में से सिर्फ 1000 में माइनस कर सकते हैं. सो 43200 प्लस 11200 प्लस 36,600 माइनस 1000, तो मेरा आंसर आ जाता है 90,000. सो 90,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म which will be distributed among partners in their new ratio, that is 3:2. So 5 1s are 5, 18. So 18 into 3, 54,000. 18 into 2, 36,000. So therefore, adjusted closing capital x की कितनी होनी चाहिए 54,000 और z की कितनी होनी चाहिए 36,000. x की कैपिटल होनी चाहिए 54,000 और z की होनी चाहिए 36,000. x की होनी चाहिए 54,
है 43200, तो 54,000 माइनस 43200, दैट मीन्स इतना अमाउंट इसको कैश लाना पड़ेगा फर्म में. ही हैज़ टू ब्रिंग दिस मच कैश इन टू दी फर्म. एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इसकी आ रही है 36,000 और एक्चुअल जो इसकी है दैट इज़ 11200, तो इसको भी 24800 फर्म में लेके आना पड़ेगा. इतना कैश फर्म में लाना पड़ेगा. अगर गलती से हमारी क्लोजिंग कैपिटल किसी पार्टनर की कम आती कि है इतनी, होनी चाहिए कम, दैट मीन्स ज़्यादा कैपिटल अभी है उसकी, तो वो कैश विड्रॉ कर लेगा, उतना कैश विड्रॉ कर लेगा. तो मतलब इतना टोटल कैश हमारी फर्म में आएगा. तो टोटल जो एक्स को अमाउंट लेके आना है 10800 और जो जेड को लेके आना है दैट इज़ 24800. इतना अमाउंट इनको लेके आना है. ठीक है. तो हालांकि इसमें पूछी नहीं हुई, बट अगर जर्नल एंट्री तुमसे पूछी होती यहाँ पे, सो जर्नल एंट्री वुड हैव बीन कैश फॉर्म में आ रहा है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कितनी ला रहा है, एक्सिस कैपिटल, और टू जेड्स कैपिटल. एक्स लेके आ रहा है 10800 और जेड लेके आ रहा है 24800. तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 35,600. लॉजिकली मैंने कैसे लगाया 35,600, कैसे 36,600 टोटल पार्टनर को देने थे, जिसमें से 1,000 तो ऑलरेडी हमने बैंक से यूज़ कर लिए, यूज़ कर सकते हैं. तो रिमेनिंग ही पार्टनर्स लेके आएंगे ना, तो इनका टोटल 35,600 ही आएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. पहली एंट्री हमारी ये होगी. एंड सेकेंड एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ अभी. सेकेंड एंट्री विल बी जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दिए है, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ये भी हमें करनी है. सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,600 36,600. ये दो एंट्रीज हमें गाइज यहाँ करनी पड़ेंगी. बच्चे सिर्फ ये एंट्री कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं और हाफ मार्क्स कट जाते हैं. बाद में टीचर बोलती है जब स्कूल के पेपर्स होते हैं कि ये एंट्री भी करनी थी. तो ये दो एंट्री हमें करनी है, जितना अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आ रहे हैं और जितना हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है. ठीक है गाइज. ये जो क्वेश्चन है मैंने गलती से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये तुम करोगे तो क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाएगा. एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है, तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो. आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. बाकी मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी तुम्हें मुझसे पूछना है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ज्वाइन दी ग्रुप एंड आस्क एनी क्वेरी देयर. जैसे ही मैं फ्री होऊंगा और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं साथ ही ग्रुप में उसका रिप्लाई कर दूंगा. चलो बात है गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना. इट इज बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी. बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी. ये ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इजी नहीं है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो हम इसको बहुत बहुत ध्यान से करेंगे. ठीक है. इसमें क्या लिखा हुआ है, बनवारी, गिरधारी, मुरारी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:5:3 6. करना क्या है, यहाँ से पढ़ना कभी स्टार्ट नहीं करना. तभी मैंने करा, मैंने पढ़ा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है. हमें पहले देखना है क्वेश्चन में करना क्या है. प्रिपेयर गिरधारीज लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनल पेमेंट. मतलब हमें सिर्फ गिरधारी लोन अकाउंट बनाना है, कोई रीवैल्यूएशन, कोई कैपिटल अकाउंट, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं. तो बनवारी, गिरधारी, मुरारी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:5:6. ऑन 31 मार्च 2014 गिरधारी रिटायर्ड. गिरधारी रिटायर हो गया. सो बनवारी, गिरधारी, मुरारी 4:5:6. गिरधारी रिटायर हो गया एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000. इसमें क्या बोला हुआ है, एक सेकेंड गाइस. ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ बनवारी, अभी क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, खाली कैपिटल दी हुई है. तो जो कैपिटल इनकी है, मैं एक छोटा सा एक अकाउंट बनाता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड वैसे. बनवारी, गिरधारी, मुरारी, इनकी जो कैपिटल है वो हमें दी हुई है 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000. ये हमें दी हुई है इनकी कैपिटल, नॉट क्लोजिंग कैपिटल. सिर्फ जिस डेट को रिटायरमेंट हुई है उस डेट की कैपिटल गिवन है. ऑन गिरधारी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,14,000. अब देखो गिरधारी रिटायर हो रहे हैं, हमें देखना है गिरधारी को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा. तो हम बनवारी और मुरारी की कैपिटल क्यों देखें, ज़रूरत ही नहीं है. हम सिर्फ ये देखेंगे गिरधारी को टोटल अमाउंट कितना मिलना है. कोई हमें कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, कुछ नहीं है. दिस इज ऑल वर्किंग नोट दैट वी आर डूइंग.
सो कैपिटल ऑफ गिरधारी इज 1 लाख. गिरधारी की रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,14,000. दैट मीन्स गिरधारी को इस गुडविल का शेयर मिलेगा. सो गुडविल इज 1,14,000 इंटू गिरधारी का शेयर 5/15 है ना. तो 1,14,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15. सो ये मेरा आता है 38,000. 38,000 गिरधारी को मिलेंगे. ठीक है ना, 38,000 गिरधारी को मिलेंगे. उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी शोड अ प्रॉफिट ऑफ 6,000. तो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ शेयर इन रीवैल प्रॉफिट, सीधा मैं कर देता हूं. सो रीवैल प्रॉफिट, सो रीवैल्यूएशन हमारी कितनी है 6,000. इसका अगेन शेयर 5/15. सो 1/3. सो 2,000 इसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा. 2,000 गिरधारी को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा. आगे जनरल रिजर्व वॉज 30,000. तो शेयर इन जनरल रिजर्व 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 15. तो 10,000 इसको जनरल रिजर्व में से शेयर मिलेगा. ठीक है. अब एक गाइस इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे हर चीज़ जो है वो गिरधारी को मिल रही है. अगर यहाँ पे रीवैल्यूएशन लॉस होता या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो हम क्या करते, तो हम इसकी कैपिटल में से वो फिगर माइनस कर देते. इन सब चीज़ों से कैपिटल बढ़ती है. गुडविल से कैपिटल बढ़ती है, गुडविल के शेयर से रिटायरिंग पार्टनर की कि इतने पैसे और देने. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इसको मिलता है जिससे कैपिटल बढ़ती है. और जनरल रिजर्व जितने भी फालतू के रिजर्व्स होते हैं इससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है कि फालतू का लायबिलिटी थी, हमें कोई पैसे देने किसी को नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट ही है जो हमने बांटा नहीं है. तो ये भी पार्टनर्स को मिलता है. तो टोटल अमाउंट जो गिरधारी को मिलना है इट इज़ 1 लाख प्लस 38,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000. दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो गिरधारी को मिलना है वो मिलना है 1,50,000. The amount payable to Girdhari is transferred to his loan account. Banwari and Murari agreed to pay Girdhari in 2 yearly installments of 75,000 each, including interest at 10% per annum. इन्होंने बोला हम 2 साल में तेरे को पैसे चुकाएंगे और 2 इक्वल की इंस्टॉलमेंट होगी 75,000 ईच एंड आउटस्टैंडिंग जो बचेगा वो 3rd ईयर में पे कर देंगे. गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमने 75,000 ईच उसको पे करे विच इज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. याद रखना दिस इज़ नॉट द टोटल अमाउंट, दिस इज़ नॉट द इंस्टॉलमेंट फ्रॉम दिस. ऐसा नहीं है कि 1,50,000 75 यहाँ पे करे 75 2 में पे कर दिए, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे. वो कह रहे हैं हमने जो टोटल अमाउंट पे करा है दैट इज़ 75,000 विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट. तो ये कैसे करेंगे इसमें देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ. हम बनाएंगे गिरधारी लोन अकाउंट. गाइस ध्यान से देखना, मैंने बताया था ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बच्चों के गलती होने के चांसेस हाई रहते हैं. तो ध्यान से देखना है, बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं और एग्ज़ाम वालों को यही चाहिए होता है, वो ऐसा एक आधा क्वेश्चन डाल देते हैं जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और ऑफ कोर्स उनके मार्क्स कटें. लेकिन हमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अच्छे से. सो कितना अमाउंट सारा का सारा लोन में ट्रांसफ़र हो गया. सो बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट किस डेट को, जिस डेट को वो रिटायर हुआ है. सो 31 मार्च 14 को रिटायर हुआ है. तो पूरा लोन में ट्रांसफ़र हो गया, पूरा लोन में ट्रांसफ़र हो गया. अब इसमें लिखा हुआ है पेमेंट हम कब से कर रहे हैं, अब नथिंग इज मेंशन. तो मैं ये मानूंगा कि ईयर एंड पे हम पेमेंट कर रहे हैं, ये तो वैसे ही ईयर एंड है. तो सेम डेट 31 मार्च 14 टू बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000. तो 1,50,000. अब देखो 1 अप्रैल 14 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000. ठीक है. अब पूरा साल 31 मार्च 15 को बाय इंटरेस्ट, अगले साल इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट रेट कितना है 10%. तो 1,50,000 इंटू 10%, तो 15,000 का गाइस इंटरेस्ट हो गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब देखो 31
मार्च 15 को टू बैंक मैंने टोटल पेमेंट जो करी है वो करी है 75,000। क्या बोला मैंने कि टोटल पेमेंट मैंने 75,000 की करी है विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो था 15,000 का, सो दैट मीन्स मैंने 60,000, मैं इसको रेड में लिखता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए, पहली इंस्टॉलमेंट में मैंने लोन में से 60,000 पे करा है। पहली इंस्टॉलमेंट में मैंने लोन में से, इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट में मैंने कितना पे करा है 60,000, क्योंकि टोटल 75,000 पे करा है जिसमें से 15 तो मेरा इंटरेस्ट ही था, तो 16,000 मैंने पे करा है। तो सेम डेट पे टू बैलेंस कैरी डाउन, अब बैलेंस कैरी डाउन हम सिंपल निकाल लेते हैं। तो 15,165,000, सो 165,000 माइनस 75, तो 150 माइनस 60 का लोन गया था तो 90,000, कैलकुलेशन करके भी 90,000 आएगा और लॉजिकली भी इतना टोटल लोन अमाउंट था जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 60 चला गया, बैलेंस कितना रह गया मेरा, बैलेंस कितना रह गया इसके बाद 90,000। अब 1 अप्रैल 15 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, दिस इज माई बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद 31 मार्च 16 को बाय इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितना लगेगा 90,000 पे 10%, दिस इज 9,000। अब अगेन 31 मार्च 16 को टू बैंक मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पूरी टोटल 75,000 की पे की थी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो दैट मीन्स 9,000 का तो मेरा इंटरेस्ट था, सो प्रिंसिपल कितना गया था 75 माइनस 9, 66,000 का मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट चला गया। तो सेकेंड जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी उसमें मैंने कितना पे करा, टोटल 66,000। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, सो 99,000 माइनस 75,000, यह आ जाएगा 24,000। सिंपल मैथ्स और लॉजिकली भी 90,000 का लोन बचा हुआ था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 66 की चलेगी, दैट मीन्स 24 का लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मैथ्स प्लस लॉजिक्स, मैथ्स प्लस लॉजिक, यहाँ तो अकाउंट्स का कोई रोल ही नहीं चल रहा। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन दी थर्ड ईयर, बैलेंस हमने थर्ड ईयर में पे कर दिया। अब 31 मार्च 16, दैट मीन्स 1 अप्रैल 16 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 का लोन आउटस्टैंडिंग पड़ा था, सो 31 मार्च 17 को बाय इंटरेस्ट 24,000 इंटू 10%, दैट मीन्स 2,400, सो 31 मार्च 16 को टू बैंक, सो टोटल अमाउंट 24,000 का मेरा इंस्टॉलमेंट थी लास्ट वाली, प्लस 2,400 का इंटरेस्ट, दैट मीन्स 26,400, ये मैंने लास्ट ईयर में उसको पे कर दिया और यहाँ मेरा अकाउंट हो गया क्लोज। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था समझने वाला, वो यही था कि टोटल अमाउंट जो हमने पे करा है गाइस वो था 75,000 विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था कि कितना हमने पे कर दिया। बहुत सारे बच्चों को ये भी सिखाया जाता है यहाँ पे कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे वैल्यूज़ डालते चले जाओ, यहाँ की जगह यहाँ वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं दिखाओ ही मत इसको, ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम सिंपल अपना क्वेश्चन करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। बट गाइस, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे को आंसर निकलवाना नहीं है, मेरा काम है लॉजिक बताना भी। अगर मान लो 1 मार्कर 2 मार्कर या केस स्टडी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और तुमसे पूछते हैं कि बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया होगा, वहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये पता है कि टोटल अमाउंट जो पे हुआ है वो हुआ 75, ये तो पता ही नहीं उसमें से इंटरेस्ट कितना प्रिंसिपल कितना है, वो तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से इसको समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ तुम्हारा चैप्टर क्लोज होता है। तुम्हारे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स मिल जाएंगे क्लास 12 के, जहाँ पे यू कैन आस्क एनी ऑफ योर डाउट एंड यू कैन डिस्कस दी क्वेश्चन ओवर देयर। बाकी भी बच्चे हैं जो डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। अभी भी ग्रुप स्टार्ट हुआ है,
प्लस द लास्ट थिंग विच आई वुड रिकमेंड या विच आई वुड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो देखी और उनको अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर हो सकता है सारे बच्चों के साथ करें. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट हैं, ट्रिकी हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर तुम इन वीडियोस को देख के चले जाओ तो तुम्हारे को ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन की सॉल्विंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं. ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.